Assalamualaikum. Hope everyone is doing good. This is our first past paper. This is the latest past paper. This is specimen paper 2023 for the first attempt of May-June 2023. ठीक है? Okay. So we are starting with this past paper. The duration of this MCQ paper 1 is of 1 hour. ठीक है? Okay. So let's start this paper. We will be getting new MCQs in this topic like circular flow of income and wealth. We will be seeing MCQs of unemployment. We will be seeing MCQs of economic growth. This is the first paper which I have downloaded from the website of Cambridge. So we should start this paper and I hope we will see testing of new MCQs. Okay? Come on, let's start. Okay. Since we are done with the topical MCQs of the chapter demand as well, so we can do this first MCQ without any wastage of time. Okay, so I am starting. Bismillah. The demand for a product is inversely related to its price. Ceteris paribus. ये ceteris paribus क्या चीज है? What do you mean by ceteris paribus? तो मैंने आपको बताया भी था कि ceteris paribus states that one factor is in consideration. एक फैक्टर को जब आप कंसिडरेशन में रखते हो तो दूसरा फैक्टर जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ठीक है, एक फैक्टर कंसिडरेशन के अंदर होगा और दूसरा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो अब अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस. इट मींस यहाँ पे कंसिडर क्या चीज हो रही है? यहाँ पे प्राइस कंसिडर हो रही है. तो अदर फैक्टर क्या होगा? कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड other than price are held constant. ठीक है, it was very simple. इसका आंसर है A. अच्छा, आंसर B क्यों नहीं है? B इसलिए नहीं है क्योंकि B कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस अदर देन डिमांड आर हेल्ड कांस्टेंट. ये बात गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि वो किस फैक्टर को कंसिडर कर रहा है? वो प्राइस को कंसिडर कर रहा है, इसलिए B नहीं हो सकता. प्राइस चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन डिमांड. नो, ये गलत बात कह रहा है. प्राइस का लेना देना डिमांड के साथ नहीं है, प्राइस का लेना देना क्वांटिटी डिमांडेड के साथ है. तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात कह रहा है. और दूसरी बात ये कह रहा है कि प्राइस में चेंज आता है डिमांड के चेंज की वजह से. नो, प्राइस के अंदर चेंज आएगा तो डिमांड के ऊपर इफेक्ट होगा क्योंकि प्राइस इंडिपेंडेंट और क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है. तो सी भी गलत है. प्राइस फॉल्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन सवाल तो आपसे पूछ रहा है सिट्रस पेरेबस. सवाल आपसे ये थोड़ी लॉ ऑफ डिमांड थोड़ी पूछ रहा है, सवाल आपसे पूछ रहा है सिट्रस पेरेबस. तो आई होप वन सबको क्लियर होगा. ठीक है, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये तो लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा है और सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सिट्रस पेरेबस. ठीक है, चलो. व्हाट इज लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट फॉर बस ट्रेवल इफ एन इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम अ मिक्स्ड इकोनॉमी टू अ मार्केट इकोनॉमी. देखो, 3 इकोनॉमीज होती हैं, यहाँ रिवाइज करा रहा हूं. एक होती है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, जिसके अंदर कौन होता है? प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है. एक होती है मार्केट इकोनॉमी जिसके अंदर कौन होता है? प्राइवेट प्रोड्यूसर. और प्राइवेट प्रोड्यूसर का एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है. फिर एक आती है जिसको हम लोग कहते हैं प्लैन्ड इकोनॉमी. प्लैन्ड इकोनॉमी वो होती है जो किसके कंट्रोल पे होती है? गवर्नमेंट के. सही है, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, यानी कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ये सारी प्लैन्ड इकोनॉमी के अंदर आती है. मतलब ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट होती है. ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर. ठीक है, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? इट्स ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर. ओके, फिर एक आती है मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी वो है जिसके अंदर दोनों होते हैं, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट. ठीक है, तो आप पढ़ो, ये कह रहा है कि आप मिक्स्ड इकोनॉमी से किस में जा रहे हो? मार्केट में जा रहे हो. तो मार्केट इकोनॉमी वो है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर होता है. ठीक है, तब आओ ढूंढते हैं आंसर. अलाउइंग कंपनीज टू बिड फॉर बस रूट्स. इसका आंसर 2 का ए है. 2 का आंसर क्या है? 2 का आंसर ए है. क्यों ए है? क्योंकि आप मार्केट इकोनॉमी में जा रहे हो और मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर का एम होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब पढ़ते हैं. फ्री बस ट्रेवल फॉर स्कूल चिल्ड्रन. अगर वो फ्री में प्रोवाइड करेगा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा ही नहीं. और प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए. तो बी भी नहीं हो सकता. मैक्सिमम प्राइस फॉर बस ट्रेवल, सब्सिडी टू बस ऑपरेटर.
ये दोनों भी नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों काम गवर्नमेंट के होते हैं, मतलब ये दोनों काम अगर होंगे तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो रही होगी। और मार्केट इकोनॉमी के अंदर तो सिर्फ कौन होता है, सिर्फ प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एमसीक्यू नंबर 2 भी क्लियर होगा, ठीक है। Diagram shows the production possibility curve of maize and beans has changed from PPC1 to PPC2, ठीक है भाई। पहले प्रोडक्टिविटी थी, मेज के आउटपुट 100 था और बीन्स का आउटपुट 100 था, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो पहले सेम था। अब मेज के आउटपुट है 100 और बीन का आउटपुट है 200, मतलब लाजमी सी बात है अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी चेंज होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो जो हम लोग कंपैरेटिव एडवांटेज में निकालते थे। और दूसरा ये जो आउटपुट है ये भी चेंज हो रहा है, बीन्स का आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। What has happened to the opportunity cost of maize and the returns to factors producing beans, ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है तो आप चेक करोगे अब, ठीक है। आप क्या करोगे, मेज इज टू बीन्स, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले आप बनाते थे, पहले आपका रेशियो था 1 मेज इज टू 1 बीन, क्योंकि पहले आपका 100 का था ना, सेम रेशियो था, ठीक है। अब आपका हो जाएगा मेज इज टू बीन्स ना, तो अब आप मेज के बना रहे हो 100 यूनिट्स और बीन्स के बना रहे हो 200 यूनिट्स, ठीक है। क्या बना रहे हो, 200 यूनिट्स, तो ये क्या हो जाएगा 1m इज टू 200 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 1 मेज इज टू 2 बीन्स। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, अगर आप एक मेज का यूनिट बनाते हो तो आप कितने बीन्स के यूनिट फॉरगोन करते हो, 2 बीन्स के यूनिट फॉरगोन करते हो, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ी है कम हुई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि पहले आप एक मेज बनाते थे तो आप एक बीन को फॉरगोन करते थे, अब आप एक मेज बना रहे हो तो अब आप 2 बीन्स को फॉरगोन कर रहे हो, तो इट मींस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज राइजिंग। तो आंसर या तो सी है या तो डी है। अबाउट रिटर्न्स टू फैक्टर प्रोड्यूसिंग बीन्स, भाई बीन की प्रोडक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, बीन की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो इट मींस के रिटर्न टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बीन की प्रोडक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इट मींस के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है, सही है। तो इसका आंसर होगा डी फॉर डॉग, ठीक है। MCQ number 3 is clear to you guys as well, okay. MCQ number 4, an individual buys a ticket to visit a government owned art gallery, how would this visit be classified by an economist, ठीक है। देखो पहले ऑप्शन बोल रहा है प्राइवेट एंड डीमेरिट गुड, भाई अगर एक आर्ट गैलरी उससे क्या नुकसान है, डीमेरिट गुड तो वो गुड होता है जो क्या क्रिएट करता है, एक्सटर्नल कॉस्ट ना, तो आर्ट गैलरी से नुकसान थोड़ी है, तो डीमेरिट तो नहीं हो सकता, तो आंसर ये गलत है। प्राइवेट एंड मेरिट गुड, भाई आर्ट गैलरी से किसी को फायदा होगा, आर्ट गैलरी से किसी को फायदा होगा, नहीं होगा भाई, मेरिट गुड भी नहीं हो सकता। और दूसरा ये गवर्नमेंट की गैलरी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, प्राइवेट गुड तो कभी भी गवर्नमेंट नहीं देता ना, ठीक है ना, तो ये प्राइवेट गुड तो गवर्नमेंट नहीं देता, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं है, बी वाला भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, पब्लिक एंड डीमेरिट गुड ये भी नहीं है, पब्लिक एंड मेरिट गुड बिल्कुल जी हाँ, ये आंसर है इसका 4 का डी है आंसर। 4 का डी क्यों है, क्योंकि एक तो ये पब्लिक गुड इसलिए क्योंकि इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये गवर्नमेंट की आर्ट गैलरी है, ठीक है, इसको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा ये लोगों के लिए फायदेमंद भी है, ठीक है, मतलब नॉलेज इंक्रीज हो रही है, व्हाटसोएवर इज द रीजन, ठीक है। ओके चलो, वेरी इजी क्वेश्चन। The diagram shows a shift in a firm supply curve from S1 to S2. S1 से किस पे जा रहा है, S2 पे, तो इट मींस सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है, कौन बच्चा मुझे बताएगा, सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड्स राइटवर्ड्स, सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है, तो आपने बोला सर सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, किधर शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सप्लाई में कौन सा शिफ्ट आया है, सप्लाई में आया है लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट,
इट मीन्स कि आपकी सप्लाई जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो आप ढूंढो रीजन, व्हाट माइट हैव कॉज्ड दिस शिफ्ट फ्रॉम S1 टू S2। पहला पढ़ रहा हूं, अ डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रोड्यूसर मोटिवेट होके सप्लाई को बढ़ा देगा। और सवाल में रीजन हम लोग ढूंढ रहे हैं सप्लाई के कम होने के, ठीक है। तो ए वाला गलत हो गया, बी पढ़ते हैं, अ डिक्रीज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट। बी भी इसका आंसर नहीं, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट अपनी पॉपुलैरिटी खो देगा तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो इट मींस कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, नॉट फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। सी वाला है इसका आंसर, अ डिक्रीज इन सब्सिडी ऑफ द गुड। अगर सब्सिडी हटेगी या सब्सिडी रिड्यूस हो जाएगी तो प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होके सप्लाई को क्या कर देगा, प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होके सप्लाई को लाइबा क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। डी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता डी? क्योंकि अगर इनडायरेक्ट टैक्स डिक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर जो है वो मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होके सप्लाई को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा तो प्रोड्यूसर क्या होगा, प्रोड्यूसर मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होके प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है सी फॉर कैट। ओके, व्हाट इज नॉट, कौन सा नहीं है, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द रोल ऑफ द फैक्टर एंटरप्राइज इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। पहले तो ये बता दो कि एंटरप्राइज कौन है। तो आपने बोला सर एंटरप्राइज होता है, आप लोग बिजनेस स्टडीज में भी सीखते आ रहे हैं, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर इज द ओनर, इज द रिस्क टेकर, जो रिस्क लेता है और जो बदले में क्या कमाता है, रिवॉर्ड के तौर पे उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। कैसे प्रॉफिट मिलता है उसको, वो ही कंबाइंस ऑल थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ही कंबाइंस ऑल एफओपीज, मतलब वो लैंड लेबर कैपिटल को कंबाइन करता है, तो उसको रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलता है, उसको रिवॉर्ड के तौर पे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल। इसने बोला है कौन सी एग्जांपल नहीं है, लेट्स सी। ऑप्शन नंबर 1, डिसाइडिंग ऑन न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर द फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सी मार्केट में बेचना है ये तो एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेगा ना, जो ओनर है। तो ए तो नहीं हो सकता। ए तो आंसर है इसका कि ए क्या बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर ये डिसीजन लेता है। सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा डिसीजन है जो एंटरप्रेन्योर नहीं लेता। तो ये डिसीजन तो लेता है ना भाई, कौन सी मार्केट में उसको एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट को, कौन सी मार्केट में बेचना है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, मेकिंग पेमेंट्स टू सप्लायर, मेकिंग पेमेंट्स टू सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड। यार ये पेमेंट करना ये एंटरप्राइज का काम है, ओनर का काम है, या उसके लोगों, उसके मैनेजर का काम होगा? उसके मैनेजर का काम है ना। तो इसका आंसर है बी। सी डी भी पढ़ लेते हैं, रिड्यूसिंग कॉस्ट थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू शिफ्ट सिस्टम फॉर एम्प्लॉइज। कोई नया सिस्टम अगर इंट्रोड्यूस करना है तो वो किसका काम होगा भाई, डिसीजन मेकिंग तो ओनर के हाथ में होती है ना। तो सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, नई टेक्नोलॉजी लेके आना, नया सिस्टम लेके आना, ये भी किसका काम है, ये भी एंटरप्राइज का, ओनर का काम है। तो इसलिए 6 का आंसर बी है। बी वाला जो ऑप्शन है वो मैनेजर का काम होता है किसको पेमेंट करनी है, ओनर थोड़ी देखेगा। अगर ओनर पेमेंट देखे तो फिर वो ओनर थोड़ी है, ठीक है। 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमने पीईडी में भी करा है। A manufacturer increases the price of a product from $4 in an attempt to increase total expenditure on the product. The table shows the outcome of the policy. सबसे पहले तो इसने बोला है कि प्राइस बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो कौन सा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। और आपने बोला कि सर हमें ये बात याद है कि इनइलास्टिक डिमांड के केस के अंदर ऐसा पॉसिबल है। किसमें पॉसिबल है ऐसा, इनइलास्टिक डिमांड के केस के अंदर पॉसिबल है, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस के अंदर पॉसिबल है। ऐसा सिर्फ 2 केसेस के अंदर पॉसिबल है कि प्राइस भी बढ़े और एक्सपेंडिचर भी बढ़े। वो 2 केस कौन कौन से हैं, एक है इनइलास्टिक डिमांड और एक है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब काम की चीजें देखो भाई,
प्राइस 4 है, टोटल एक्सपेंडिचर 400, प्राइस 5 है, टोटल एक्सपेंडिचर 500, प्राइस 6 है, टोटल एक्सपेंडिचर 600। सबसे पहले तो आपने टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताया। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। हमें क्या चीज दी हुई है? हमें इसने प्राइस दिया हुआ है और इसने हमें टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई? टोटल रेवेन्यू अपॉन प्राइस कर देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो अगर मैं इधर एक और कॉलम लगा दूं क्वांटिटी डिमांडेड का, तो 400 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 100। दूसरा वाला निकालूं तो होगा 500 डिवाइड बाय 5 भी होगा 100। तीसरा निकालूं तो होगा 600 डिवाइड बाय 6, ये भी होगा 100। तो जैसे ही हमने ये बात देखी तो हमें एक बात पता चल गई कि क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी अनचेंज्ड है। क्वांटिटी क्या है? अनचेंज्ड है। और क्वांटिटी अनचेंज्ड किसके अंदर होती है? जब डिमांड होती है परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या होती है जब डिमांड होती है परफेक्टली इनइलास्टिक? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी फॉर बेबी। वेरी इजी, ठीक है। ओके, सो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस आंसर इज perfectly inelastic. Clear, guys? Eight, very easy. A firm establishes that the price elasticity of supply of its product has a value of 0.3. सबसे पहले तो ये बता दो कि PES है greater than 1 less than 1, PES है less than 1, और जब भी PES less than 1 है तो इसका मतलब है आपकी सप्लाई क्या है? आपकी सप्लाई है इनइलास्टिक, और इनइलास्टिक सप्लाई में लो रिस्पॉन्सिवनेस होती है। और यहाँ पे लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि लेस रिसोर्सेज आर अवेलेबल, लेस रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, और प्रोडक्ट जो है वो होगा आपका टाइम टेकिंग। क्या होगा आपका प्रोडक्ट? टाइम टेकिंग होगा, ठीक है, सही। व्हाट इज लाइकली टू बी ट्रू अबाउट द फर्म? हाउ ढूंढते हैं? इट हैज अनयूज्ड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये नहीं हो सकता आंसर। अगर अनयूज्ड प्रोडक्टिव कैपेसिटी है तो इसका मतलब है कि उसके पास ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है। उसके पास ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है, तो जब ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी होगी तो सप्लाई क्या होगी? सप्लाई इलास्टिक होगी। हमें ढूंढना है इनइलास्टिक, ठीक है। तो सप्लाई क्या है? सप्लाई इलास्टिक है, तो ए गलत है। इट हैज अ लॉट ऑफ स्टॉक इन इट्स प्रोडक्ट। अगर ज्यादा स्टॉक पड़ा है तो भी सप्लाई इलास्टिक है, ठीक है। इट यूजेस अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स। इट यूजेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर इजीली सब्स्टिट्यूटेड। सी या फिर डी? आपने डी जैसी कोई चीज पढ़ी है? नो। इसका आंसर है सी फॉर कैट। देखो, जब प्रोडक्ट पेरिशेबल होगा तो उसको बनने में टाइम लगेगा और उसको आप लोग स्टोर भी नहीं कर सकते, तो आपकी सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक होगी, ठीक है। तो 8 का आंसर है सी फॉर कैट। देखो, इस सवाल के अंदर आपको तरीका बता रहा हूं करने का। द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर ऑयल, द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस इज पी। सबसे पहले मार्क कर लो, ये आपकी प्राइस पी है, ये आपका ओल्ड सप्लाई कर्व है, और ये आपका ओल्ड डिमांड कर्व है, मतलब इनिशियल डिमांड कर्व, इनिशियल सप्लाई कर्व। देयर इज अ रिडक्शन इन वर्ल्ड ऑयल सप्लाईज ड्यू टू वॉर इन सम सप्लाइंग कंट्री। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपकी सप्लाई क्या होगी? आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। आपकी सप्लाई कम होगी, कम होगी, तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? लेफ्ट पे। तो अब आप गौर करो, देखो यहां से आपकी मूवमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। सप्लाई कम हो रही है तो एस से किधर चले जाओगे? S1 के ऊपर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम सम इंपोर्टिंग कंट्रीज आर मच कोल्डर देन यूजुअल। तो इससे ऑयल की डिमांड बढ़ेगी। देखो, ये जनरल नॉलेज की बात है, ये जनरल नॉलेज की बात है कि वो कंट्रीज जिनमें सर्दी ज्यादा होती है ना, उधर क्या होता है? उधर लोग ऑयल वगैरह को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हीटिंग मटेरियल के तौर पे काम आता है। तो अब आपका डिमांड कर्व में किधर मूवमेंट होगी? अब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपकी मूवमेंट होगी इधर। तो अब आपकी नई प्राइस क्या होगी? P4 होगी। क्या होगी आपकी नई प्राइस? P4 होगी, ठीक है।
ओ सॉरी, आपकी नई प्राइस होगी P4, ठीक है, ठीक है, सही। टेन, the demand for a good falls at the same time as its cost of production decreases. The demand for a good falls at the same time as its cost of production decreases. ये बोल रहा है कि डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। What will be the combined effect on of these changes on price and on the quantity supplied of the good? ये बोल रहा है इन दोनों का, डिमांड के कम होने का और सप्लाई के बढ़ने का कंबाइन इफेक्ट बताओ। बहुत इजी तरीका है इसका, डायग्राम बना लो तो फौरन पता चल जाएगा। छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा। चलो अब मुझे बताओ, जब डिमांड कम हुई तो प्राइस कम हो गई और क्वांटिटी भी कम हो गई। जब सप्लाई इंक्रीज हुई तो प्राइस भी कम हो गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई, ठीक है, देख रहे हो। तो अगर मैं पहले वाली की बात करूं तो प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी भी कम हो रही है, ठीक है। इधर प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इट मीन्स के अगर मैं आंसर पूछूं आपसे तो प्राइस डिक्रीज है, ठीक है, और क्वांटिटी अनसर्टेन, ओके। बी फॉर बेबी, ठीक है, सही है। देखो डायग्राम बनाओगे तो गलत चीज भी सही हो जाएगी भाई। डायग्राम मेक्स योर आंसर एक्यूरेट, ओके, ठीक है। 11, ये तो रट्टा एमसीक्यूज पे मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। अ गवर्नमेंट इम्पोजेस अ स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स ऑन अ प्रोडक्ट। स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स क्या है भाई, दो सप्लाई कर्व के दरमियान पर यूनिट जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पर यूनिट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स, स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही है। अच्छा, when will the tax cause the greatest reduction in consumer surplus for the buyers of the product? सबसे ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस कम कब होगा, जब सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ेगी। सबसे ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस कम कब होगा, जब सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा प्राइस कब बढ़ेगी, सबसे ज्यादा प्राइस कब बढ़ेगी, जब सप्लाई इनइलास्टिक हो और डिमांड इलास्टिक हो। तो इसका आंसर बी है। जिसने टॉपिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, सॉरी, इसका आंसर होगा the price, the product has price elasticity, price elastic demand and price elastic supply. No, 11 गलत है। आई अगेन रिपीट, जिसने टॉपिकल करा हुआ उसके लिए कोई इशू नहीं है, बहुत इजी एमसीक्यू है, ठीक है। the product has elastic demand, no, the product has price inelastic demand and elastic supply, ये इसका आंसर है। क्योंकि जब डिमांड इनइलास्टिक होगी तो प्राइस ज्यादा से बढ़ेगी, तो कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज्यादा इसी में कम होगा, ठीक है। डी वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड में तो विलिंगनेस का एरिया डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट होता है, ठीक है, ओके। इसका आंसर सी। ये भी बहुत इजी एमसीक्यू है, ये मैंने टेबल में करवाया भाई, मुझे तो इसका आंसर भी याद है। द टेबल शोज मैक्सिमम अमाउंट 3 स्टूडेंट्स वुड ईच बी विलिंग टू पे फॉर अ टैक्सी टेक देम होम फ्रॉम अ नाइट क्लब। ये जो कॉलम है ये किसका है, ये विलिंगनेस का कॉलम है भाई। जेन की विलिंगनेस है कि वो 10 रुपए $10 देगी, सारा की $8, यास्मीन की $6। द फेयर फॉर टैक्सी इज 12। assume they share tax fare as shown in the table below, which row shows that how much each should pay so that each obtain the same consumer surplus.
कुछ भी नहीं करना, हर ऑप्शन में हर ऑप्शन को डाल के चेक करना पड़ेगा। मुझे इसका आंसर याद है इसलिए मैं डायरेक्ट डी वाला मार्क कर रहा हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ अभी। कंज्यूमर सरप्लस का क्या फॉर्मूला है? कंज्यूमर सरप्लस डिफरेंस होता है किसका? विलिंगनेस और एक्चुअल का। ये कितनी विल कर रहे हैं पे करने के लिए? 10। और एक्चुअल में कितने पे कर रहे हैं? एक्चुअल में ये 6 पे कर रहा है। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 4। भाई देखो ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, 6 ये पे कर रहा है, इसकी विलिंगनेस कितनी है? 10 की है, तो 4 आया। जेन की विलिंगनेस है 8 और एक्चुअल में पे कर रही है 4, तो अगेन 4 आया। ठीक है। अच्छा, फिर इसने बोला है कि यास्मीन विल कर रही है पे करने के लिए 6 और एक्चुअल में पे कर रही है 2, तो फिर इसका कितना आ जाएगा? इसका भी 4 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर डी है। ठीक है। इसका एक और अच्छा देखो, इसने बोला भी है कि ये टैक्सी का फेयर है ना, इक्वली शेयर भी करेगा। ठीक है, बी नहीं होगा। हमें ये फाइंड करना है कि कंज्यूमर सरप्लस सेम कब होगा। ठीक है, which shows rows how much they each should pay so that each obtain the same consumer surplus। इनमें से ऐसी कौन सी अमाउंट है, इनमें से ऐसी कौन सी अमाउंट है, टेबल पढ़ना सीखो, वर्डिंग सीखो, डिकोडिंग सीखो। इनमें से ऐसी कौन सी अमाउंट है इन 4 ऑप्शन में से जो ये सब पे करेंगे तो सेम कंज्यूमर सरप्लस होगा? तो इट मींस कि यही तो एक्चुअल प्राइस है जो वो पे करना चाह रहे हैं। गॉट इट? इंग्लिश का प्रॉब्लम। ठीक है, वेरी इजी एमसीक्यू अगेन। A government imposes a minimum price for a service। देखो ऐसे एमसीक्यूज फौरन आने चाहिए। A government imposes a minimum price for a service। What will be the outcome of such a policy? मुझे बताओ जरा। मिनिमम प्राइस लगता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, तो मार्केट में क्या हो जाएगा? सरप्लस, शॉर्टेज। मार्केट में होगी सरप्लस, और सरप्लस को हम लोग क्या करते हैं? बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम इफेक्टिव होगा, और ये मिनिमम प्राइस इफेक्टिव होगा कब? अबव इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर इसको गलती से इक्विलिब्रियम के नीचे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव। ठीक है, तो आओ अब आंसर ढूंढते हैं। डिमांड विल फॉल इफ द मिनिमम प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम। भाई कुछ भी नहीं होगा, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे लगेगी तो ये क्या हो जाएगी? इनइफेक्टिव होगी, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, सही। डिमांड विल राइज इफ मैक्सिमम प्राइस इफ मिनिमम प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम। डिमांड बढ़ेगी। क्या हो रहा है? डिमांड चेक करो, डिमांड तो क्या हो रही है? कम हो रही है, तो ये भी गलत है। सी, प्रोडक्शन विल फॉल इफ मिनिमम प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम। प्रोडक्शन फॉल नहीं होगी, प्रोडक्शन बढ़ रही है। देखो चेक करो, सी भी गलत है, तो इसका आंसर डी बचता है। प्रोडक्शन विल स्टे द सेम इफ द मिनिमम प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम। इनइफेक्टिव होगा ना, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, नो इफेक्ट होता है। 14 बहुत इजी है, टॉपिकल में भी करा होगा किसी ने, अगर कोई खुद कर रहा है तो। The diagram illustrates the effect of placing a specific indirect tax equal to JM on a good। JM का मतलब इसने बोला है कि दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? JM है, वरना हमें आता भी है। दो सप्लाई कर्व का डिस्टेंस न्यू क्वांटिटी से निकलेगा, और न्यू क्वांटिटी है Q1, और उसने निकाल के दिया हुआ है। Which area represents total tax receipts। ठीक है, टोटल। ये जो JM इसने दिया हुआ है ये है पर यूनिट टैक्स ना, हमें टोटल निकालना है। तो मुझे देख के बताओ, ये जो बॉक्स होगा ये आपका टोटल होगा। क्यों टोटल होगा? क्योंकि मैंने आपको सिखाया भी है कि दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस होता है पर यूनिट टैक्स, इसका प्राइस का एरिया कंज्यूमर बर्डन है, और जो बचा हुआ एरिया वो प्रोड्यूसर बर्डन है। तो जब कंज्यूमर बर्डन और प्रोड्यूसर बर्डन को ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स बन जाएगा ना ये। तो क्या होगा? एरिया एक्स जेड जे एम, एक्स जे जेड एम, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, एक्स जे जेड एम। ओके है, ये वाला बॉक्स बनेगा टोटल टैक्स। ठीक है, ये आपका टोटल टैक्स है, सही है।
बहुत इजी, 1 सेकंड में होगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। द टेबल शोज डिमांड कर्व D1 एंड सप्लाई कर्व S1। ठीक है, ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व। ठीक है, ये हो गया सही। The government decides to pay producer specific subsidy for each unit supplied to the market. Which curve shows the new effective demand और supply curve? नया सप्लाई कर्व क्या होगा? सब्सिडी मिलेगी तो सप्लाई किधर जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट होगी। किधर जाएगा सप्लाई? सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सप्लाई कर्व किधर जाएगा? S1 से S2 के ऊपर। तो इसका आंसर है बी, 15B। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, 1 सेकंड वाला MCQ था। 16, ये मैं पूरी प्लान्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर अ कंट्री इन लास्ट 5 ईयर इज 760 बिलियन। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 760 का है। द टॉप 5 एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर आर गिवन इन बिलो। व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट वो होती है जो अनएम्प्लॉयड को दी जाती है। किसको दी जाती है? अनएम्प्लॉयड को दी जाती है। और इसको अनएम्प्लॉयड को दी जाती है, और इसको हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। इसको क्या कहते हैं? इन ट्रांसफर पेमेंट्स को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। पेंशन 153, ये है बिल्कुल। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर नो, हेल्थ केयर नो, ये एजुकेशन वगैरह है। वेलफेयर यस बिल्कुल, वेलफेयर एक ट्रांसफर पेमेंट है, सोशल वेलफेयर आवाम को दी जाती है। एजुकेशन नो, डिफेंस नो। टोटल टॉप 5 ये टोटल दिया हुआ है। ठीक है, नो और नो। तो 153 प्लस 111, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 264। ठीक है, तो इसका आंसर है C फॉर कैट। ओके, चलो। The diagram shows a shift in aggregated demand curve from AD1 to AD2. Aggregated demand का curve, diagram shows shift in aggregated demand curve from AD1 to AD2. Aggregated demand क्या हो रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है? Aggregated demand आपने बोला सर बढ़ रही है। क्या हो रही है? Aggregated demand बढ़ रही है। Aggregated demand के बढ़ने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? C plus I plus G plus X minus M. You remember the aggregated demand equation? C के बढ़ने के, I के बढ़ने से, G के बढ़ने से, एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से, इंपोर्ट्स के कम होने से। तो आओ पढ़ते हैं। A fall in budget surplus, बजट सरप्लस कम होगा। बजट सरप्लस कम हुआ मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बजट सरप्लस कम हुआ मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया और टैक्स रेवेन्यू कम हो गया। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। तो दिस कैन बी योर आंसर। लेट्स रीड द अदर। अ फॉल इन ट्रेड सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस अगर कम हुआ है तो इट मींस इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। तो जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे तो इट मींस एग्रीगेटेड डिमांड फॉल हुई है। तो इसका आंसर बी नहीं हो सकता। अ राइज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स कम होंगे तो एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट, अ राइज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो सेवर सेव ज्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा। जब स्पेंड कम करेगा तो कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी। तो दिस इज नॉट योर आंसर। योर आंसर इज ए फॉर आपी, ए फॉर एप्पल। ओके, बहुत इजी। द डायग्राम शोज चेंज इन इकोनॉमीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर 4 years, year 1, year 2, year 3, year 4। अच्छा, ये आपके पास पॉजिटिव है और 0 के नीचे जितना भी है नेगेटिव है। व्हाट हैपेंड टू द जनरल प्राइस लेवल ओवर द 4 years? ये प्राइस लेवल पूछ रहा है। प्राइस लेवल के साथ क्या हुआ? ये प्राइस बढ़ रही है, फिर उसके बाद भी बढ़ रही है, उसके बाद भी बढ़ रही है और 4 में नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, 4 में गिर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या होगा?
बी या डी? आप लोग सोच लो, फिर मैं करवा दूंगा। बी नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो सब मान गए कि ए और सी नहीं है, बी क्यों नहीं है ये बता देता हूँ। बी इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ये डिक्रीज नहीं हुई है, प्राइस डिक्रीज नहीं हुई है, रेट डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए बी वाला नहीं हो सकता। ठीक है, पहली गलती। प्राइस ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 तीनों में बढ़ रही है, लेकिन रेट स्लो हो गया ईयर 3 में, ईयर 2 में रेट कांस्टेंट हो गया, तो इट मींस प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, आफ्टर दैट एज वेल इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। फोर्थ ईयर में नेगेटिव जा रही है, तो फोर्थ ईयर में प्राइस लेवल नेगेटिव में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिसइंफ्लेशन का बेटा क्या मतलब होता है? प्राइस अब भी बढ़ रही है लेकिन रेट स्लो हो रहा है। सवाल पूछ रहे हैं प्राइस लेवल के ऊपर क्या इंपैक्ट है। ठीक है लाइबा, the diagram shows short run aggregated supply curve for an economy at which equilibrium level of national income is a reduction in the rate of interest likely to cause the greatest inflationary increase for an economy। पहले एक बात बता दो, अभी पढ़ाया कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड स्पेंड ज्यादा करेगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ जाएगी और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। बोल रहा है ऐसा कौन सा ABCD में से है जब इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। आप सबने LRES वाली डायग्राम पढ़ी है, आखिरी वाले पे ज्यादा होता है। ठीक है, देखो अगर मैं करके दिखा दूं तो देखो, ये लो, देख लो जरा। ये हो गई प्राइस P1, ये हो गई प्राइस P2, ये हो गई प्राइस P3, ये हो गया प्राइस P4, ये एग्रीगेटेड डिमांड 1, ये एग्रीगेटेड डिमांड 2, ये एग्रीगेटेड डिमांड 3, ये एग्रीगेटेड डिमांड 4। सबसे ज्यादा प्राइस लेवल कौन से वाले उस पर बढ़ रहा है? डी वाले के ऊपर हाइपर इन्फ्लेशन आ रही है। ठीक है, सही, ओके, शुड आई गो फॉरवर्ड? A large coal mine is forced to close because of falling demand for coal as consumers switch to less polluting fuels. ठीक है, the government organizes retraining courses and recruitment events for the coal mine workers. Which type of unemployment is government trying to reduce? पहले मुझे ये बताओ, cyclical unemployment आती है ड्यू टू चेंजेस इन इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, cyclical unemployment आती है ड्यू टू चेंजेस इन इकोनॉमिक साइकिल। तो ये तो नहीं हो सकता यार, इधर बूम रिसेशन का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। ठीक है, सो ए इज नॉट योर आंसर। बी सीजनल, कोई सीजन की बात नहीं करी है इसने। स्ट्रक्चरल, यस, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि वो लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स के ऊपर शिफ्ट मार रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है, सही है। टेक्नोलॉजिकल नहीं है, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं जा रहा, दिस ऑल्सो कैन नॉट बी योर आंसर। ठीक है, सही, चलो। A government succeeds in changing a current account deficit into a current account surplus. करंट अकाउंट डेफिसिट में कब होगा? जब इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है, और अब गवर्नमेंट चले गई है एक्सपोर्ट्स ज्यादा और इंपोर्ट्स कम। ठीक है, what might this current account surplus increase the country's inflation rate? Why might it raises aggregated demand? इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से, क्योंकि जब आपका करंट अकाउंट सरप्लस में है तो इट मींस आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं, और एक्सपोर्ट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एग्रीगेटेड डिमांड ज्यादा है, और एग्रीगेटेड डिमांड होती है तो शॉर्टेज होती है, और शॉर्टेज होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, तो बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। The diagram shows a government's revenue and expenditure for 3 years. ये 2008 है, ये 2009 है, 2010 है। 2008 के अंदर गवर्नमेंट का बजट सरप्लस, बजट सरप्लस, 2009 में बजट डेफिसिट,
2010 में और डेफिसिट हो गया, मतलब बहुत बड़ा डेफिसिट आया है, ठीक है। अ बजट डेफिसिट वाज रिप्लेस्ड बाय बजट सरप्लस, नो, सरप्लस से डेफिसिट में गया ना, तो ए तो गलत है। अ बजट डेफिसिट इंक्रीज्ड, यही आंसर है, बाकी भी पढ़ लेना। The economy moved from a point which is production possibility curve to a point on it, no. The yield from taxation continuously increased, अगर टैक्सेशन से यील्ड बढ़ती रहेगी तो बजट सरप्लस में जाएगा, तो ना तो सी हो सकता है ना तो डी हो सकता है, आंसर इज बी फॉर बॉल, ठीक है। बी 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 बी, बजट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एक मिनट दे रहा हूं, ये जरा जल्दी से कर दे। 23 प्लीज, वेरी इजी 23। In recent years, an economy has experienced changes in its price level as shown. Percentage change of price level. Which government policy is most effective in reversing the trend shown in price level? अच्छा, प्राइस लेवल पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, मतलब डायग्राम के मुताबिक हो रहा है इन्फ्लेशन टू, इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है डायग्राम के मुताबिक, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसको रिवर्स कर दो, तो मतलब डिफ्लेशन से किस में लेके जाना है, इन्फ्लेशन पे लेके जाना है, ठीक है। तो इट मींस कि ऐसी कोई पॉलिसी लगानी पड़ेगी जिससे डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन में जाना है तो एक ही तरीका है, एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना और एग्रीगेटेड सप्लाई को कम करना, ये हमारा टारगेट होगा, तो भी हम डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन में जा सकते हैं। Encourage firms to expand production through tax incentives. Introduce an income policy to directly control wage increase. Reduce, protect, promote household saving by advertisement schemes. Reduce interest rates and increase money supply. क्या होगा, सबको पता है इसका आंसर 23। इसका आंसर ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो सी है। जिसकी तैयारी अच्छी है उसको ये आंसर पता होगा कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ जाएगी और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। ये बहुत इजी एमसीक्यू है, इसमें कुछ है ही नहीं करने का, फौरन से कर लेना। The table shows Greece trade position with EU and Russia between 2005 and 14. Imports from EU, exports to EU. Imports from Russia, exports to Russia. चलो आओ देखते हैं। ये है इंपोर्ट फ्रॉम, ये जो ब्लू पेन से मैं कर रहा हूं ये है इंपोर्ट्स फ्रॉम EU। मैं इधर एक काम करता हूं, इसको ब्लू हाईलाइटर कर देता हूं, ठीक है, तो याद रहेगा। ये इंपोर्ट्स फ्रॉम EU है। अच्छा, ये है एक्सपोर्ट्स टू EU, ये है एक्सपोर्ट्स टू EU, इसके मैंने ग्रीन कर दिया है। और ये है इंपोर्ट्स टू रशिया, इसको मैंने येलो कर दिया है। और ये जो है ना, ये मैंने ऑरेंज कर दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट्स टू रशिया, सही है। चलो अब मुझे देख के बताओ, व्हाट कुड बी कंक्लूडेड अबाउट द पीरियड 2005 to 15? Greece annual trade deficit with the EU rose continuously. Greece annual trade deficit EU rose continuously. नहीं, पहले डेफिसिट में था लेकिन बाद में ऑलमोस्ट देखो सेम ही हो रहा है, बाद में देखो ऑलमोस्ट डेफिसिट बढ़ ही रहा है। ग्रीस एनुअल ट्रेड विद EU वाज लोअर इन 2014 देन इन 2005। 2014 में डेफिसिट कम था और 2005 में ज्यादा था। बी कैन बी योर आंसर, 24 का बी हो सकता है, ठीक है, ए नहीं हो सकता, बी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीस एनुअल ट्रेड डेफिसिट विद द EU फेल कंटिन्यूसली, नहीं भाई, ठीक है। ग्रीस एनुअल ट्रेड डेफिसिट विद EU वाज स्मॉलर देन इट्स डेफिसिट रशिया, नहीं, इसका आंसर 24 का भी है, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं पूछने वाला। There was a rise in exchange rate. What would cause the greatest increase in current account deficit? Exchange rate क्या हो रहा है, exchange rate बढ़ रहा है। ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से करंट अकाउंट के अंदर सबसे बड़ा डेफिसिट आएगा?
सबसे ग्रेटेस्ट, a high level of domestic unemployment, a high PED, a low PED, a low rate of domestic inflation. 25, giving you guys 2 minutes, solve me 25 and 26 please. प्लीज मुझे 25 और 26 सॉल्व कर दें. 25th वाला एमसीक्यू बहुत इजी है. A high level of domestic unemployment, no. इससे तो करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा ना, क्योंकि ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, बी पढ़ लो. हाई पीईडी फॉर इंपोर्ट्स. हाई पीईडी मतलब इंपोर्ट्स की डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, तो इंपोर्ट की क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर बी है. ठीक है, बाकी हो ही नहीं सकते. अच्छा, ये काम का एमसीक्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट है, 26th और 27th. Since 2000, our country's export prices have increased on average by 50% and its import price by 25%. Export की प्राइस 50 से बढ़ रही है और import की 25 से. What is the current figure for the country's TOT terms of trade? 2000, year 2000 के अंदर terms of trade क्या था, 100 था. मतलब ये 100 तुम्हारा इंडेक्स है, ये 100 तुम्हारा बेस ईयर है. ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या मेजर करता है, एक्सपोर्ट प्राइस इनटू इंपोर्ट प्राइस. ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस इनटू 100. तो मैं लिख सकता हूं कि 150 का चेंज है इसके अंदर, इंपोर्ट के अंदर 125 का चेंज है, इनटू 100 करो तो आपके पास आंसर आएगा. क्या आएगा आपके पास आंसर, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड. 150 डिवाइड बाय 125 इनटू 100, 120 आएगा आपका आंसर. आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा 120. ठीक है, क्लियर है, ये वेरी इजी. ये हो जाएगा 100 का 50%, 50. ये हो जाएगा 100 प्लस 50, ये हो जाएगा 150 न्यू एक्सपोर्ट प्राइस. ये होगा 100 का 25%, 25, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25, तो ये कितना आ जाएगा 125. ठीक है, न्यू इंपोर्ट प्राइस. सही, चलो. ईच डायग्राम शोज पीपीसी ऑफ टू इकोनॉमीज एक्स एंड वाई. ठीक है भाई. विच प्रोड्यूसेस फूड एंड क्लोथ्स. In which diagram would both economies benefit by specializing in the good in which they have comparative advantage and trading at an exchange rate of 1 unit of clothes to 1.5 unit of food. ये बोल रहा है ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसके अंदर उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, 1 क्लोथ्स और 1.5 यूनिट्स ऑफ फूड के दरमियान वाला एक्सचेंज रेट हमें ढूंढना है. ठीक है, पहले मैं गलत ऑप्शन मार्क कर देता हूँ. बी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्सचेंज रेट क्या है, सेम होगा, तो ट्रेड जो है ना वो कीज हो जाएगी, मतलब ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है, ट्रेड पॉसिबल ही नहीं. तो बी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसका फूड का देखें तो ये है, क्लोथ इज टू फूड भी देखें तो ये होगा 4:4 और होगा 5:5, तो रेशियो 1:1 आएगा, तो फायदा नहीं है, तो इसलिए बी गलत है. तो पहले गलत वाले मार्क कर दो, तो बी इज रॉन्ग. फिर आप ए का, सी का, डी का सबका निकाल लो, ये आप खुद देख लेना, इसका आंसर सी आएगा. ठीक है, कैसे निकालोगे, एक ए का मैं निकाल देता हूँ. सबसे पहले आप लिखोगे क्लोथ इज टू फूड. अच्छा, क्लोथ का 1 यूनिट है और फूड के 3 यूनिट्स हैं, तो ये हो जाएगा 1c इज इक्वल टू 3f. ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट. फिर c is to f लिखा, फिर 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ, 4 यूनिट्स ऑफ फूड, तो ये आ जाएगा 1c is to 2f. तो रेशियो के मुताबिक आंसर होना चाहिए इनके बीच में, तो आप देख लेना, इसका आंसर सी आएगा. ठीक है, सी आएगा, खुद से कर लेना, बहुत इजी है. ठीक है. Which government policy is most likely to focus on an increased quantity of skilled labor? Exchange rate का ये ताल्लुक होता है क्या? Fiscal policy? No. Monetary policy? No. Supply side? Yes. देखो, फिस्कल पॉलिसी हो, मॉनेटरी हो, उसका एम होता है एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना या एग्रीगेटेड डिमांड को कम करना, बिकॉज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी is a demand side policy. It aims is to increase or decrease aggregated demand.
एक्सचेंज रेट का कोई ताल्लुक नहीं है, सप्लाई साइड पॉलिसी है, क्योंकि उसका मकसद होगा एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना। ठीक है, ओके। 29, a small trading company decides on a policy of import substitution by producing more goods and services itself than purchasing them from other country. इस स्टेटमेंट के मुताबिक इस कंट्री ने डिसाइड करा कि अब से वो इंपोर्ट नहीं करेगा, वो खुद बनाएगा। तो ये क्यों क्यों करना चाहेगा? बहुत इजी रीजन है, मैंने आपको बताया है कि ये पूछ रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म के क्या रीजन है। प्रोटेक्शनिज्म क्यों करते हैं भाई? आप अपनी फर्म्स को क्यों प्रोटेक्ट करते हो? ताकि आप डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सको, सनराइज इंडस्ट्री को, सनसेट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सको, न्यूली बॉर्न इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सको, जिसको इन्फेंट इंडस्ट्री कहते हैं। तो ना तो इसका आंसर ए है, ना तो इसका आंसर बी है, इसका आंसर सीधा सीधा सी है। मैंने आपको थ्योरी पढ़ के सुना दी है, बिल्कुल शाबाश। लास्ट, the monetary authorities of a country whose currency is floating freely raise the market forces of interest. Other things being equal, the exchange rate of the currency is most likely to, क्या होगा exchange rate? क्या होगा? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग होल्ड करेंगे, सही है ना? लोग क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। तो ये फॉल वगैरह तो नहीं हो सकता ना, तो ये तो गलत हो गया। अब आंसर या तो सी है या तो डी है। अब आपको 1 मिनट दे रहा हूं, मुझे जरा देख के बता दें प्लीज। आंसर इसका ऑब्वियसली सी है, ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर सी है। राइज एज फॉरेनर्स बाय द डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू होल्ड एसेट्स विद अ हायर यील्ड। बाहर वाला हमारी करेंसी की डिमांड करेगा क्योंकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, ओके। सो वी आर डन विद द स्पेसिमेन पेपर ऑफ 2023। ठीक है, we will be attempting more papers as well in future. Okay, see you guys tomorrow. Have a good day.